कि f कोई भी फंक्शन है x का, y का और y डैश, तब इस f का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कोई भी दो इंस्टेंट्स अगर लिए जाए तो इंटीग्रल fx dx will be optimum if Euler's Lagrange equation satisfy। कि अगर f x का, y का और y डैश का फंक्शन हो तब इस फंक्शनल का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल ऑप्टिमम होगा। कब? अगर ये Euler's Lagrange इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो, और Euler's Lagrange इक्वेशन थी p by dx del f by del y dash minus del f by del y is equal to 0. The curve of minimum length between two specific points will be straight. आपने दो स्पेसिफिक पॉइंट लिए, सपोज कि ये एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट, और इनके बीच में कोई भी कर्व लिया जाए, उस कर्व की लेंथ क्या होगी? ds, आर्क लेंथ। अगर ds स्मॉल आर्क लेंथ हो तो पूरी लेंथ निकालने के लिए ds by dx is equal to अंडर 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। वहां से आर्क लेंथ निकाल लें, उस आर्क लेंथ को ऑप्टिमाइज कर दें और ये प्रूफ कर दें कि अगर आर्क लेंथ ऑप्टिमाइज होगी तो कर्व भी स्ट्रेट लाइन। देखिए, choose two specific points. Choose two specific points A and B on a curve. Then the length of the curve between A and B is given by कितनी लेंथ होगी? ds by dx is equal to अंडर 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। यूं ही तो निकालते हैं आते हैं। That is ds is equal to अंडर 1 plus y dash का स्क्वायर dx। कहां से कहां तक की लेंथ हम जा रहे हैं? a से लेकर b तक। सपोज कीजिए a पॉइंट पर है x x1 और b पॉइंट पर है x x2, दैट इज x12। मींस a से b तक की लेंथ हमें SAB will be equal to x1 to x2 अंडर 1 plus y dash स्क्वायर dx। लेकिन रुककर सोचिए कि क्या आपको लेंथ निकालनी थी? लेंथ नहीं निकालनी है आपको निकालनी है मिनिमम लेंथ। ए से बी तक की लेंथ मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी एस आप निकालो उसे मिनिमम होना चाहिए। और ऐसे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल, इसका मतलब ये इंटीग्रल मिनिमम होना चाहिए। इंटीग्रल मिनिमम तब होता है जब ऑलर्स लैग्रेंज इक्वेशन सेटिस्फाई हो। लिंक करिए चीज को, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल है ना, आप चाहते हो कि इंटीग्रल मिनिमम हो। इंटीग्रल मिनिमम कब होगा? जब ये वाला फंक्शनल ऑलर्स लैग्रेंज इक्वेशन सेटिस्फाई करे। दिस लेंथ विल बी मैक्सिमम इफ फंक्शनल कौन है अब? ऑप्टिमम। फंक्शनल कौन है? इंटीग्रल के अंदर क्या टर्म लिखा है? अंडर 1 plus y dash square satisfy Euler's Lagrange equation। जो कुछ भी इंटीग्रल के अंदर लिखा है, जो कुछ भी इंटीग्रेंट है, वही तो फंक्शनल है। मैं चाहता हूं कि इंटीग्रल ऑप्टिमम हो। इंटीग्रल ऑप्टिमम तब होगा जब इंटीग्रेंट Euler's Lagrange इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा।
इंटीग्रेंट है अंडर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, 1 अंडर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अगर ऑलर्स लैग्रेंज इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रल ऑप्टिमम होगा, और इंटीग्रल ही लेंथ ऑफ द कर्व है, लेंथ ऑफ द कर्व ऑप्टिमम होगा, दैट इज लेंथ ऑफ द कर्व ऑप्टिमम होने के लिए इस इंटीग्रल को ऑलर्स लैग्रेंज इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई रख दो यहां पर मैं d by dx ऑफ del f by del y डैश f का y डैश के रेस्पेक्ट में सॉरी डिफरेंशिएशन है ना f में y डैश करो पार्शियल डिफरेंशियल 1 प्लस y डैश की पावर हाफ डिफरेंशियल करेंगे हाफ 1 प्लस y डैश रेज टू दी पावर -2 तो नीचे जाके एंड आउट हो गया, और y डैश का डिफरेंशियल 2y डैश माइनस माइनस आएगा कि ना नहीं आएगा। क्या f में कहीं y है? नहीं ना, तो del f by del y तो 0 हो गया, इज इक्वल टू f में तो केवल y डैश ही है, f में y थोड़ी है कहीं, दैट इज 2 कर दिया y डैश अपॉन अंडर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटीग्रेट किया तो इधर से d by dx रहेगा तो उधर कांस्टेंट की तो आएगा स्क्वायर y डैश स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, दैट इज y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इनटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश स्क्वायर की टर्म की तरफ 1 माइनस c स्क्वायर, y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, दैट इज y डैश इज इक्वल टू c अपॉन अंडर 1 माइनस c स्क्वायर which is equal to suppose कि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, अब अगर c कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट ही होगा, y डैश से मतलब dy by dx, dy by dx is equal to इंटीग्रेशन y is equal to ax plus b, ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब अगर लेंथ मिनिमम होगी ऑप्टिमम होगी तो जो कर्व होगा वो निश्चित कर्व तो x और y के बीच में रिलेशन होगा, the area of the surface of revolution is minimum, that the curve will be imaginary कि अगर कभी भी एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन मिनिमम हो तब वो कर्व एक कैटनरी होगा। कैटनरी याद है क्या? अगर किसी रस्सी के दो सिरे पकड़ लेंगे हम तो रस्सी अपने वेट के कारण शेप में जाएगी, वो कैटनरी है। और कैटनरी अपने पास बेसिक पार्ट में थी इक्वेशन थी इसकी y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, जहां c पैरामीटर है कोई भी पैरामीटर से हो सकता है, या ऐसे भी थी y इज इक्वल टू c sec psi प्लस tan psi, y इज इक्वल टू c sec psi प्लस tan psi। ऐसी भी इक्वेशंस कैटनरी की इक्वेशन है तो इसी फॉर्म में लेके आए हैं। तो कैटनरी की बहुत सारी इक्वेशन बोल देते हैं, s बराबर c tan psi, x बराबर c log sec psi प्लस tan psi, y बराबर c sec psi। अब वहां से इक्वेशन निकाल कर लाते हैं तो y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, है ना। तो फिलहाल आपको ये प्रूफ करना है कि अगर सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन मिनिमम हो तब कर्व एक कैटनरी हो। सपोज कीजिए ये कोई कर्व है, कोई भी दो सिचुएशन ले लो, एक ए और एक बी। ए पॉइंट पर सपोज कीजिए x इज इक्वल टू x1 है, बी पॉइंट पर x इज इक्वल टू x2। सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन याद है क्या होती है? सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन अगर इस कर्व को x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो x एक्सिस के अबाउट रोटेशन से जो सरफेस जनरेट होगी, अगर कर्व रोटेट होगा तो सरफेस जनरेट होगी, और एरिया रोटेट होगा तो वॉल्यूम जनरेट होगा। हम वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन नहीं बोल रहे, हम एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन बोल रहे हैं। इसका मतलब हम कर्व को रोटेट कर रहे हैं, क्षेत्रफल को नहीं।
जब इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो हर रिवॉल्यूशन में कुछ ऐसा ही नीचे भी बन जाएगा, बनेगा ना, अंदर से खोखला, क्योंकि रोटेट तो केवल सरफेस हो रही है ना, आपने इस एक्सिस के अबाउट इसे रिवॉल्व कर दिया। अब अगर यहां पर कोई भी पॉइंट हो जिसकी आर्क लेंथ ds हो, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, x की y, ये वाली रेडियस होगी ना y इसकी रेडियस होगी। रिवॉल्यूशन से क्या ये रिंग नहीं बन जाएगी, रिवॉल्यूशन से तो ये रिंग बनेगी ना। रिंग का सरफेस एरिया कितना होगा, रिंग की लेंथ को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर तो एरिया आ गया। अगर y रेडियस की रिंग बन रही है तो 2πy तो उसकी सर्कमफेरेंस, और 2πy को आपने ds मींस उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इस रिंग की एरिया नहीं हो गया, क्या इस रिंग की क्षेत्रफल नहीं हो गया। और अगर इस रिंग के क्षेत्रफल को दैट इज 2πy ds को, 2πy ds को, इस रिंग के क्षेत्रफल को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ गया, सरफेस और रिवील करेंगे। मैंने कहा y is equal to fx revolves about x axis. The area of surface of revolution कितना होगा इसका सरफेस एरिया, क्या निकाला है आपने अभी सरफेस एरिया, 2πy तो हो गया रिंग का सर्कमफेरेंस, आपने उसको आर्क लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया ए से बी तक। देखो लॉजिक वही है, मुझे अगर सरफेस एरिया ऑप्टिमाइज करना है तो मैं इंटीग्रल को ऑप्टिमाइज करूंगा ना। इंटीग्रल अगर ऑप्टिमम होगा तो सरफेस एरिया तो पूरा ऑप्टिमम हो गया, और इंटीग्रल ऑप्टिमम तब होगा जब इंटीग्रेंड ऑलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन सैटिस्फाई करता हो। लेकिन इंटीग्रेंड कब, किस फॉर्म में इंटीग्रेंड था, f of x y y dash dx, dx आ रहा था, यहां पे dx नहीं आ रहा, ds आ रहा है, और लिमिट आपने x की रख रखी है। तो पहले इसे x बनाओ, इसे x बनाने के लिए dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अगर सरफेस एरिया इंटीग्रल a to b 2πy ds by dx into dx, that is 2π to constant a to b y ds by dx का मान है 1 plus y dash का स्क्वायर dx। ये इंटीग्रल ऑप्टिमम होना चाहिए, और इस इंटीग्रल में इंटीग्रेंट कौन है, y अंडर 1 plus y dash स्क्वायर। अगर ये इंटीग्रल ऑप्टिमम है तो इस इंटीग्रेंट को ऑलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन से सैटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, in order to optimize the total surface area of the surface of revolution, the integrand कौन है इंटीग्रेंड, f is equal to y under 1 plus y dash square will satisfy Euler's Lagrange equation given by क्या थी Euler's equation, d by dx del f by del y dash minus del f by del y is equal to 0। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ से कर्व निकालते थे तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता था, क्योंकि एक d by dx वाला डेरिवेटिव हो गया और एक del f by del y डैश वाला हो गया। इसका एक स्पेशल केस भी है, कई बार वो लगाना ज्यादा आसान होता है। When functional f is the function of y and y dash only, जो भी फंक्शनल है यदि वो y और y डैश का ही फंक्शन हो। इन जनरल फंक्शनल किस किस का फंक्शन था, x का y का और y x भी तो था, x का y का और y डैश, लेकिन अगर फंक्शनल केवल y और y डैश का फंक्शन हो, उसमें x ना हो, तब इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, then Euler's Lagrange equation can be written as y dash del f by del y dash minus del f by del
यहाँ पर फंक्शनल में x नहीं है, y भी है और y डैश भी है, तो इक्वेशन बन पड़ेगी y डैश tan y del y डैश, y डैश के रेस्पेक्ट में जरा पार्शियल डिफरेंशिएट किया और किया था हाफ 2y डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, y भी तो आएगा एक बार, जब y डैश के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला y तो कांस्टेंट रहा ना, इसका है माइनस डेल बाय डेल y, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा, दैट इज y बाय डैश स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर माइनस माइनस है अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, y दोनों में से कॉमन, y डैश स्क्वायर माइनस 1 माइनस y डैश, दैट इज y माइनस y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल से tan psi, अगर y डैश को tan psi रख दें तो यहाँ जाइए कितना आएगा माइनस के y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर psi मींस sec स्क्वायर psi, दैट इज c sec psi, तो y बराबर कितना आया माइनस के c sec psi या b sec psi कह दिया, माइनस c को भी नया कांस्टेंट बोल दिया, कम से कम इक्वेशंस तो कैटेगरीज ही लगी है, लेकिन इक्वेशंस तो x और y के टर्म में होती है, कोई y और psi में थोड़ी होती है। अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन हम चाहें तो y इज इक्वल टू b sec psi, ये भी कर्व की इक्वेशन नहीं होगी, कर्व की इक्वेशन तब होगी जब ये y और x के टर्म में होगी, है ना। यहाँ पर पहुंचिए ना, y डैश इज इक्वल टू tan psi, y डैश मींस b by dx, sec स्क्वायर psi माइनस tan स्क्वायर psi इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan psi हो जाएगा sec स्क्वायर psi माइनस 1 का अंडर, which will be अंडर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 upon b bar under y square minus b square, that is dy upon under y square minus b square, b भी इधर गुणा is equal to dx। अब क्या ये कर x और y के टर्म में आ गया, cos हाइपरबोलिक इनवर्स y upon b is equal to x, b इधर लेकर आ गए, cos हाइपरबोलिक इधर लेकर गए, b के साथ गुणा कर दिया, that is y is equal to b cos hyperbolic x upon b, ये इक्वेशन किसकी इसका मतलब अगर कोई भी सरफेस किसी भी सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का एरिया मिनिमम होगा तो सरफेस कैपिटल। आप जानते हो कि अगर किसी रेजिस्टिव मीडियम में आपने ये एक बॉल एक वेलोसिटी से बाहर फेंकती है, तो जो बॉल है वो किस पाथ को फॉलो करेगी, प्रोजेक्टाइल पाथ है, पैराबोलिक शेप आती है ना प्रोजेक्टाइल पाथ का, जब उसे किसी रेजिस्टिव मीडियम में फेंका जाता है जहां प्रतिरोध है। प्रैक्टिस को प्रॉब्लम में भी ये प्रूव करेंगे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी नॉन रेजिस्टिव मीडियम में फेंकें, रेजिस्टेंस नहीं, केवल बॉल ग्रेविटी के अंतर्गत मूव कर रही है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के अंतर्गत ऊपर से नीचे गिरा दें या एक जगह से दूसरी जगह फेंक दें और उस पर यह प्रतिबंध हो कि वो 2 पॉइंट्स के बीच में मिनिमम समय में उस डिस्टेंस को पूरा करे, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करिएगा। जो भी बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है या एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकी जा रही है, अगर वो केवल ग्रेविटी के अंतर्गत मूव कर रही है और किन्हीं भी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के बीच में मिनिमम टाइम कवर कर रही है, तब उसका पाथ एक साइक्लॉइड S बराबर 4a sin psi, ये साइक्लॉइड की इक्वेशन है। S इज इक्वल टू 4a sin psi या x बराबर a थीटा प्लस sin थीटा, y बराबर a into 1 minus cos थीटा, है ना। मींस हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि अगर हम किसी बॉल को ग्रेविटी के अंतर्गत ऊपर से नीचे गिराते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि किन्हीं भी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के बीच में वो मिनिमम टाइम में उस समय उस दूरी को तय करे, तो उसका पाथ
एक्साइटेड। अगर हम किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, जस्ट गिरा रहे हैं, तो किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के बीच में जितनी दूरी तय करेगा, अगर उस दूरी को तय करने में वो मिनिमम टाइम ले, तो निश्चित रूप से उसका पाथ एक्साइटेड। सपोज कीजिए किसी पार्टिकल को आपने ड्रॉप डाउन किया, नीचे गिरा दिया, जहां से गिराया था उसे आपने ऑरिजिन कहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। प्रूफ ये करना है कि अगर ए से बी तक आने में उसके द्वारा लिया गया समय मिनिमम हो तो उसका पाथ एक्साइटेड। तो ए से बी तक आने वाली टाइम को मिनिमाइज करना है ना, फिलहाल तो टाइम को मिनिमाइज करना, बाद में सोचेंगे कौन कैसे मिनिमाइज होगा। फिलहाल अभी टाइम को मिनिमाइज करना है, कौन सी टाइम को, ए से बी तक आने में। तो ए को हमने ऑरिजिन मान लिया, ए से बी तक की दूरी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ए है ऑरिजिन जहां से उसने चलना शुरू किया, और बी है वो पॉइंट जहां वो किसी भी इंस्टेंट है, एक्स और वाई। देखो अगर इसे यहां से जीरो वेलोसिटी से गिरा दिया जाए, चूंकि जस्ट ड्रॉप किया है, तो यहां से लेके यहां तक आने में इसने कितनी दूरी तय की है, एक्स की वाई। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जीरो वेलोसिटी से गिरा दिया जाए तो एक्स दूरी फॉल डाउन करने में केवल ग्रेविटी के अंतर्गत वो कितना समय लेगा, या उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। u है 0 और h है y, इसका मतलब v स्क्वायर हो गया अंडर 2g/, दैट इज यहां जो उसकी वेलोसिटी होगी पॉइंट p पर वो अंडर 2g/। साथ ही साथ अगर ये आर्क लेंथ ds हो और यहां तक आने में d की टाइम लगा हो उसे, तो वेलोसिटी कितनी होगी, if ds b the arc length, that velocity of the particle कहां पर, at t पॉइंट पर वेलोसिटी ds by dt is equal to displacement upon time is equal to कितना, अंडर 2g। dt का मान निकाल लो यहां से, dt is equal to ds upon under 2g/, that is ds by dx 1 upon under 2g/, into dx। आपको टाइम को मिनिमाइज करना है, टाइम होगा a से लेकर b तक, ds by dx का मान अंडर 1 plus y dash का स्क्वायर अपॉन अंडर 2g/dx। अब फंक्शनल कौन है, 1 अपॉन अंडर 2g तो कांस्टेंट है, a से लेकर b तक अंडर 1 plus y dash स्क्वायर अपॉन y dx। मैं चाहता हूं कि टाइम मिनिमम हो। टाइम मिनिमम तब होगा जब ये इंटीग्रेंड ऑलर्स लैग्रेंज इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब ये इंटीग्रल टाइम का इंटीग्रल है और आप टाइम को अगर मिनिमाइज करना चाहते हो तो इंटीग्रल मिनिमाइज होना चाहिए। इंटीग्रल मिनिमाइज तब होगा जब ये इंटीग्रल ऑलर्स लैग्रेंज इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। टाइम फ्रॉम a to b will be optimum when f is equal to under 1 plus y dash square upon y under y satisfy Euler's Lagrange equation। f minus y dash del f by del y dash is equal to f means under 1 plus y dash square upon y minus y dash del f by del y dash का अगर y dash के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 upon रूट y को कांस्टेंट y dash के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 by y dash 2y dash upon 1 plus y dash का स्क्वायर is equal to 1 upon रूट y दोनों में से एलसीएम कॉमन से ऊपर बचा अंडर 1 plus y dash का स्क्वायर। ये कितना आएगा 1 plus y dash स्क्वायर ना 1 plus y dash स्क्वायर minus y dash स्क्वायर that is y अंडर 1 plus y dash स्क्वायर ताकि अंडर भी यहाँ का होगा जब दोनों ही अंडर आ रहे हैं इज इक्वल टू c स्क्वायर या 1 upon c स्क्वायर
1/c²। जब c कांस्टेंट है तो 1/c² भी कांस्टेंट होगा, मान लीजिए b²। अगर y डैश को tan साई रखोगे तो 1 + tan² साई sec² साई y बराबर b² cos² साई 2 से गुणा हुआ b² 2 cos² साई मीन्स 1 + cos 2 साई। अब y डैश पर पहुंचो, y डैश इज इक्वल टू tan साई, y डैश से मतलब dy/dx, dy/dx से मतलब dy/d साई into d साई/dx। लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे तो x का मान साई के टर्म में निकालना है। जब x और y दोनों का मान साई के टर्म में आ जाएगा तो वही तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। dy/d साई, y को साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल माइनस के 2b² cos² साई cos साई sin साई दैट इज sin 2 साई। या रहने तो 2 में भी तो बदलो इसे, जब 2 लिख दिया था sin साई cos साई इज इक्वल टू b साई/dx। tan साई मींस sin साई अपॉन cos साई, sin साई कैंसिल दैट इज dx/d साई इज इक्वल टू, ये dx/d साई उधर गया तो cos साई इधर गुणा हो गया, माइनस के 2b² cos² साई। तो इसलिए dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट करो माइनस के 2b² cos² साई d साई दैट इज x इज इक्वल टू माइनस के b² बाहर 2 cos² साई मींस 1 + cos 2 साई d साई। x इज इक्वल टू माइनस b² 1 का इंटीग्रल साई और cos 2 साई का sin 2 साई अपॉन 2 बार x इज इक्वल टू माइनस के b² 2 साई प्लस sin 2 साई। ये है x का मान और ये है y का मान b² 2 1 + cos 2 साई